यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत मजा आता है इस टॉपिक में आपको। तो चलिए चालू करते हैं, इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है। एक बात बता दूं, रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर निकाला जाता है। एवरी ईयर देखना पड़ता है कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है ना, तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। मींस इंडिया की इनकम एज वेल एज फॉरेन से जो इनकम कमाएगा उस पे भी टैक्स लगेगा अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है ना, तो उसके लिए सिर्फ इंडिया की इनकम है, उसी पे टैक्स लगता है। तो अपने को पता करना पड़ेगा कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है करंट प्रीवियस ईयर में। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का, कि सर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए बेटा दो बेसिक कंडीशन है, और ये दो बेसिक कंडीशन जो है ना, ये दो बेसिक कंडीशन में से अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली तो आप बन गए रेजिडेंट। दो बेसिक कंडीशन है 1 और 2, और ये दो बेसिक कंडीशन में से आपने अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, मींस एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, तो आप बन गए रेजिडेंट, अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट। अब आप बोलोगे ये दो बेसिक कंडीशन कौन सी है। सबसे पहली बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो देखिए दो बेसिक कंडीशन क्या क्या समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब एक चीज समझना, यहां प्रीवियस ईयर का मतलब करंट प्रीवियस ईयर से है। करंट प्रीवियस ईयर मींस आपके एग्जाम के लिए 23-24 इज योर प्रीवियस ईयर। सो पहली बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर 23-24 में आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया है, तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, मींस करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर मींस करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पिछले जो 4 प्रीवियस ईयर है उसमें आपका टोटल 365 डेज और मोर का स्टे रहा है। अब ये दो बेसिक कंडीशन है, इन दोनों के बीच में यहां पे आप देखेंगे और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप बन गए रेजिडेंट, अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझना, अगर कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट बन जाता है, कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो बेटा बोलने का तेल लेने गया, आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। मींस एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, दैट पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट बन गया तो तेल लेने गया। क्या बोला? तेल लेने गया। अपन लोग क्लास में क्या बोलते थे, गोज टू बाय ऑयल। तो नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल। लेकिन अगर कोई पर्सन है वो रेजिडेंट बन गया, मींस इन दोनों में से एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, रेजिडेंट बन गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। वो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन। और पहली एडिशनल कंडीशन है रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो 2 एडिशनल कंडीशन है। और एक बात समझना, अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली अलोंग विथ एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, तो वो बंदा बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज वो पर्सन बनेगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पहली एडिशनल कंडीशन रेजिडेंट फॉर द 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में यहां पे एंड लिखा हुआ है, मींस बोथ एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाइड करता है एटलीस्ट अलोंग विथ वन बेसिक कंडीशन, देन दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब एक और चीज समझना, जब भी आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हो ना, उसमें ध्यान रखना जिस दिन कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाता है, वो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। जैसे फ्लाइट लैंड किया वो आज के दिन किया तो आज भी इंडिया में माना जाएगा, कल वो पर्सन वापस फ्लाई करके गया इंडिया से तो कल का दिन भी इंडिया में माना जाएगा। तो जिस दिन वो इंडिया में आता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा, और जिस दिन वो इंडिया से जाता है वो दिन भी इंडिया में माना जाएगा। अब एक चीज समझना, 3 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपकी ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस। ओ मैंने उल्टा बोला,
समझना, देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस, ऐसे 3 एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है बट सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, ये सेकंड बेसिक कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं है। कितने केसेस में? 3 केसेस में। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से ऐसे 3 केसेस है उस पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है? तो देखिए सेकंड बेसिक कंडीशन पे मैंने पट्टी लगा दी, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है। देयर आर 3 केसेस, वहां पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखिए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट। सर ये कौन कौन से केसेस है जहां पे ये सेकंड बेसिक कंडीशन जो है ना 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, वो नहीं देखना। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन इस साल में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन में भारत का नागरिक है, वो इस साल में इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर, किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बाहर या तो कोई जॉब करने जा रहा है या फिर कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई प्रोफेशन करने जा रहा है, तो वो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है तो इंडिया के बाहर अगर इंडियन सिटीजन है वो इस साल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्रू मेंबर है किसी इंडियन शिप का और इस साल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है। इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर का मतलब जो शिप के ऊपर जो लोग काम करते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं। तो क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप और वो इंडिया छोड़ के इस साल में बाहर जा रहा है, तो उसके लिए भी ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया में बिफोर 1947 इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मिलके अनडिवाइडेड इंडिया होता है। तो अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल ऐसा है जिसके पेरेंट्स में से किसी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। इस हिसाब से मैं बता दूं, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। बांग्लादेश में जितने लोग रहते हैं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे, इंग्लैंड में लोग रहते हैं, कनाडा में लोग रहते हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, वो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। तो देखिए, मैंने बोला कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में या प्रोफेशन में एंगेज्ड है, मींस इंडिया के बाहर काम करता है, वो इस साल में इंडिया आ रहे हैं विजिट करने के लिए, और उनकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम, मींस इंडिया से जो उनकी इनकम है वो अप टू 15 लाख है, मींस 15 लाख या उससे कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 3 लोग ऐसे हैं, देयर आर 3 एक्सेप्शनल केसेस वेयर दिस सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन पे आपको काटा मारना है। कौन कौन से 3 केसेस? सबसे पहले, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट एंड उनका जो इंडिया से इनकम है वो इंडिया से इनकम उनका 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां थर्ड कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि उसका इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 लाख से ज्यादा हो गया तो, इफ इट इज मोर देन 15 लाख तो क्या होगा? एक बात बताऊं, मोर देन 15 लाख हुआ ना तो बेटा ये सेकंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। ये सेकेंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी और यहां 60 डेज की जगह आपका रिप्लेस हो जाएगा 120 डेज से। 60 डेज की जगह आपका रिप्लेस हो जाएगा 120 डेज से। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन बन जाएगी स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। एंड गाइज, अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती और ये सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है 120 डेज वाली, जब कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है और ये सेकेंड बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो बंदा रेजिडेंट बन जाएगा। बट सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनाना है, वहां पे फिर आपको एडिशनल कंडीशन वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं कि देखिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, वो इस साल इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और उसका टोटल इनकम अगर 15 लाख या उससे कम है तो उस पर्टिकुलर केस में सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है।
बट अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा और 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा। और अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, सेकंड 120 डेज वाला हो गया, तो बेटा आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, उसको सीधा बना दीजिए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक चीज समझना, यहां पे एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन ये है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन किसी क्रू मेंबर है किसी शिप का, क्रू मेंबर का मतलब होता है कि जो शिप पे काम करते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं, और वो शिप इंडिया के बाहर जा रही है। अगर वो शिप इंडिया के बाहर जा रही है, बाहर जाने का मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, मींस इंडिया के बाहर जा रही है। जैसे मान लो इंडियन मुंबई पोर्ट से कोई शिप है, वो कनाडा जा रही है, यूएसए जा रही है, दैट इज इंडिया से बाहर जा रही है, जिसको अपन फॉरेन बाउंड शिप बोलते हैं। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का, तो उसके केस में नंबर ऑफ डेज जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो उसके केस में एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है, जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है उस दिन वो एक डेट एंटर करता है इन द कंटिन्यूड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। मींस यहां पे जो नेवी वगैरह जो होते हैं, जो शिप वगैरह होती है, वो शिप में क्या होता है कि शिप को ज्वाइन करते टाइम एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको एक डेट एंटर करनी पड़ती है कि इस दिन आपने शिप को ज्वाइन किया। और जब वापस वो शिप इंडिया आ जाती है तो वो शिप को आप साइन ऑफ करते हो। साइन ऑफ करने का मतलब है उस शिप को छोड़ के आते हो। एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन आपने डेट एंटर की थी उस वाले सर्टिफिकेट में और जिस दिन आपने साइन ऑफ किया, ये दोनों दिन एंड उसके बीच में जितने भी दिन है वो सब ये माना जाएगा कि आपका स्टे आउटसाइड इंडिया है। ये माना जाएगा कि ये आपका स्टे आउटसाइड इंडिया है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है किसी भी शिप का, फॉरेन बाउंड शिप का, और उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करता है कि जो कंटिन्यूड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट एंटर करता है उस शिप को ज्वाइन करने की, और वापस जब वो शिप आती है तो उसको साइन ऑफ करने की जो डेट एंटर करता है, वो दोनों दिन और उसके बीच में जितने भी दिन है वो ये माना जाएगा कि ये स्टे आउटसाइड इंडिया है। क्या माना जाएगा? स्टे आउटसाइड इंडिया। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 6(1)(a) करके, और 6(1)(a) इज रिलेटेड टू द डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो रेजिडेंट बन नहीं रहा है बट उसको अपन रेजिडेंट मान लेंगे। अब एक चीज समझना, मैंने आपको 6(1) में क्या बताया था कि अगर ये दो बेसिक कंडीशन है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप रेजिडेंट बनोगे, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। अब एक बात समझना, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो वो ऐसे तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट बन गया। अब एक बात समझना, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है एंड हैविंग टोटल इनकम, उसकी जो इंडिया में इनकम हो रही है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, जो इंडिया में इनकम होती है वो 15 लाख से ज्यादा है, और वो वर्ल्ड में किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, वर्ल्ड में किसी और कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया ड्यू टू हिज डोमिसाइल और ड्यू टू हिज लाइक रेसिडेंसी, मींस वो किसी और कंट्री में डोमिसाइल रेसिडेंस की वजह से टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उसको हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, बट उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो नॉर्मली इंडिया का 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन की इंडिया में जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ के, और बेटा वर्ल्ड में किसी और कंट्री में वो पर्सन लायबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल की वजह से, तो उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे। आपको पता रहेगा क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेक्निकल गुरुजी का, और जो टेक्निकल गुरुजी है गौरव, आई थिंक राइट, तो टेक्निकल गुरुजी है वो दुबई में रहता है, बंदा दुबई में रहता है, बट वो सिटीजनशिप उसके पास अभी भी इंडिया की है। अब एक बात समझिए, वो ऐसे तो नॉन रेजिडेंट बन गया क्योंकि पूरे साल दुबई में रहा, अब वो नॉन रेजिडेंट बन गया बट वो इंडियन सिटीजन है। एक बात समझना, और उसकी मान लो इंडिया से इनकम हो रही है वो 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया में उसका कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी रहेगा, तो इंडिया से जो इनकम होती है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, एंड गाइस वो पर्सन कहीं पे भी लायबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल, क्योंकि दुबई में टैक्स वगैरह लगता नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको हम इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे, बट वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल
रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर कहां से चल रहा है। मींस अफेयर कहां से चल रहा है नहीं, अफेयर्स का मतलब होता है कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट, उसके जो भी बिजनेस के जो अफेयर्स है वो कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, वो कहां से हो रहे हैं। अगर वो पार्टली और फुल्ली इन इंडिया है तो एचयूएफ रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर वो मान लो होली आउटसाइड इंडिया है तो वो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो देखिए एचयूएफ के केस में आपको क्या देखना है कि उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कहां से हो रहा है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसके जो अफेयर्स है उसका कहां से हो रहा है। अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट। अब एक और चीज समझना, अगर एचयूएफ रेजिडेंट बन गया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एचयूएफ आर एंड ओआर है या फिर आर बट एनओआर है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कर्ता जो उस एचयूएफ का है वो कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन 6 की सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं। अगर कर्ता 6 की बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो एचयूएफ बन जाएगा आर एंड ओआर, अदरवाइज वो एचयूएफ बनेगा आर बट एनओआर। तो मैंने क्या बोला, देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसके अफेयर के कहां से, पार्टली और होली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। और उसका कर्ता बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ द 6 सेटिस्फाइड करता है तो वो एचयूएफ बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज वो एचयूएफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब एक और चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करेगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कहां से है, अगर वो होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट। अब यहां पे वो नहीं देखना कि आर एंड ओआर, आर बट एनओआर। एक बात बताऊं, ये आर एंड ओआर एंड आर बट एनओआर है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में देखा जाता है, बाकी किसी भी पर्सन के केस में नहीं देखा जाता। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, अगर वो होली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। कंपनी के केस में क्या होता है, एक बात बताऊं, जो भी इंडियन कंपनी होती है ना, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो हमेशा रेजिडेंट होती है, ऑलवेज रेजिडेंट। बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, इंडियन कंपनी है, तो ये सब ऑलवेज रेजिडेंट है। लेकिन कोई भी फॉरेन कंपनी है ना, वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तभी बनेगी अगर उस फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां पे है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि उसके डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं, जो क्रूशियल डिसीजन है वो कहां से लिए जा रहे हैं। तो फॉरेन कंपनी का क्रूशियल डिसीजन अगर इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज वो फॉरेन कंपनी इंडिया की नॉन रेजिडेंट बन जाएगी करके। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे ये पोयम डिसाइड कैसे होता है, वो अपन सब सीए फाइनल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एक सेक्शन आती है 5, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक बात बताऊं, इनकम दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। अब आप बोलोगे इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, तो इंडियन इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है, या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है, उसको बोलेंगे इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, कि जो अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुई है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई है, उसको अपन बोलेंगे फॉरेन इनकम। तो इंडिया में या तो अक्रूड हुई है, अक्रू का मतलब जनरेट कहां पे हुई है। जैसे मैं सैलरी इनकम की बात करूंगा तो जॉब कहां पे कर रहे हो, अगर जॉब इंडिया में कर रहे हो तो अक्रू इंडिया में हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी रेंटल की बात करूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड अगर इंडिया में है तो उसका रेंट है वो अक्रू इंडिया में हो रहा है। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया में है तो इसका जो अक्रू हो रहा है इनकम वो इंडिया से हो रहा है। कैपिटल असेट अगर इंडिया में लोकेटेड है तो कैपिटल असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होगा, कैपिटल असेट अगर इंडिया में है तो उसका इनकम कैपिटल गेन अक्रू इंडिया में हो रहा है। अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे मान लो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, या मान लो इंडियन बैंक है, इंडिया में जो बैंक है उससे इंटरेस्ट मिला, तो वो अक्रू कहां हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अक्रू। और जनरेटेड या उसका सोर्स कहां पे है, अगर मान लो सोर्स इंडिया से है तो वो इंडियन इनकम है, या फिर मान लो सोर्स इंडिया से नहीं है लेकिन वो रिसीव्ड इंडिया में हुई है, मतलब पहली बार वो पैसा मिला कहां पे है। अगर वो पैसा मिला कहां पे है तो वो रिसीव्ड अगर इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है। एक बात समझना, मैं गया यहां से दुबई इंस्टीट्यूट के लिए लेक्चर लेने के लिए, दुबई में मैंने लेक्चर लिया, उसके बाद मैं मुंबई आया और मुंबई में मुझे पैसा मिला। देखो ये जो इनकम हुई वो अक्रू तो दुबई में हुई थी, बिकॉज आई हैव परफॉर्म माय सर्विस इन द दुबई, बट मुझे पैसा अगर मुंबई में मिला तो रिसीव्ड इन इंडिया हुई, और रिसीव्ड इन इंडिया हुई तो ये इंडियन इनकम हो जाएगी। तो इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, या तो जो अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है या फिर जो रिसीव्ड इन इंडिया हुई है। इन दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया में हुई तो वो तुम्हारी इंडियन इनकम हो जाएगी। और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, जो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है और बाहर ही रिसीव हुई है, बाहर ही अक्रू हुई है एंड बाहर ही रिसीव हुई है, उसको अपन फॉरेन इनकम बोलेंगे। अब एक चीज समझना, कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, या नॉन रेजिडेंट होता है, इंडियन इनकम जो होती है ना वो सबके लिए टैक्सेबल है।
मींस इंडियन इनकम है वो सबके लिए टैक्सेबल है, आर एंड ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है, आर बट एनओआर के लिए भी टैक्सेबल है, एंड एनआर के लिए भी टैक्सेबल है। इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन जो फॉरेन इनकम होती है, फॉरेन इनकम में अगर फॉरेन इनकम है बट वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या फॉरेन प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया है। देखो, फॉरेन इनकम है मींस फॉरेन में बिजनेस है या फॉरेन में प्रोफेशन है, अक्रूड भी बाहर से हो रही है, रिसीव्ड भी बाहर से हो रही है, बट अगर वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है, या वो फॉरेन का कोई प्रोफेशन ऐसा है जो पहले सेटअप इंडिया में हुआ था, वो फॉरेन का प्रोफेशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसी जो फॉरेन इनकम है ना, जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया बट अभी इंडिया के बाहर है, तो वो इनकम आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होगी, आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल होगी, और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक और चीज समझना, कोई दूसरी फॉरेन इनकम है ना, तो दूसरी फॉरेन इनकम जो है वो सिर्फ आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है, आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होती, और एनआर के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती। तो मैंने क्या बोला, देखो इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए नहीं है। एंड गाइस, अदर फॉरेन इनकम है वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है, आर बट एनओआर एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अब आपको समझ में आएगा। एक चीज ध्यान रखो, देखो आर एंड ओ आर ऐसा है जिसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। देखो ना, आर एंड ओ आर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, इंडियन इनकम भी टैक्सेबल और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल। आर बट एनओआर के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है और फॉरेन की इनकम वही वाली टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया। एंड एनआर के लिए देखिए सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल है। यही तो मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक तब बताया था कि आर एंड ओ आर के लिए देखिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, आर बट एनओआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है और फॉरेन की इनकम जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो टैक्सेबल है, और एनआर के लिए जो है वो सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये तो हुआ इंडिविजुअल एचयूएफ की बात। अदर एसएससी के केस में क्या होगा, तो अदर एसएससी के केस में आप रेजिडेंट बनते हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट हो तो सिर्फ इंडिया की इनकम है वही आपके लिए टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज समझना, इनकम का मतलब होता है आपका जो इनकम का मतलब इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया के बाहर आपने इनकम कमा ली और उसके बाद उस पैसे को आप रेमिट करते हो इंडिया में, तो इंडिया में रेमिटेंस का मतलब क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? आंसर इज नो, रेमिटेंस इज नॉट कॉल्ड रिसीव्ड इन इंडिया, ये टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लो दुबई में कोई रिलेटिव है, वो वहां पे काम करता है, वहीं पे पैसा उसको अर्न करता है, वहीं पैसा मिलता है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को इंडिया में पैसा भेजता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, ये रेमिटेंस है, और रेमिटेंस है वो टैक्सेबल नहीं होगा। एज वेल एज बहुत बार एग्जामिनर आपको ऐसा देगा कि पुराना कोई अनटैक्स प्रॉफिट है जो पहले का है 10 साल पहले का, वो अब आप इंडिया में लेके आए, तो क्या अभी इंडिया में टैक्सेबल करना है? आंसर इज नो। उस पे टैक्स उस ईयर में लगना चाहिए था जिस ईयर का वो इनकम था, अब उस ईयर में क्यों नहीं लगा? हो सकता है उस ईयर में कोई ऐसा लॉ रहे जिसके हिसाब से टैक्स नहीं लगता हो, तो अभी आपको उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, इनकम एक तो रिसीव्ड इन इंडिया होती है, एक डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होती है। अब ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपने देखा होगा सैलरी में आपको पता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जेम्प्ट होता है, बट 12% से ऊपर वाला वो टैक्सेबल होता है। अब आप बोलोगे वो तो एम्प्लॉय को तो मिला ही नहीं पैसा, वो तो आरपीएफ में गया, तो भी क्या वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एज वेल एज द आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो 9.5% तक पर एनम का एग्जेम्प्ट है, और 9.5% से ऊपर वाला रहेगा वो टैक्सेबल होगा, ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय माना जाएगा। एज वेल एज एम्प्लॉयर आपको पता रहेगा जो न्यू पेंशन स्कीम 80CCD वाला है उसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, न्यू पेंशन स्कीम जो 80CCD वाला है उसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो कंट्रीब्यूशन वाला पैसा मिला नहीं है एम्प्लॉय को, बट तो भी ये माना जाएगा इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एज वेल एज अगर आपका यूआरपीएफ का पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर करते हो, यूआरपीएफ का पुराना बैलेंस था वो अगर आरपीएफ में ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम पे वो टैक्सेबल होता है, वो एम्प्लॉय को रिसीव नहीं हुआ, बट तो भी ये माना जाएगा कि वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। अब एक और चीज समझना, कुछ इनकम ऐसी होती है जो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। ऐसा देखने पे लगेगा ये तो इंडिया में अक्रू अराइज नहीं हुई, बट तो भी वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। कौन कौन सी? सबसे पहला, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर मान लो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है और बिजनेस कनेक्शन की वजह से अगर कोई इनकम होती है तो वो उसके लिए डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगी। अब आप बोलोगे ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? मैं बता दूं, लास्ट ईयर तक
बिजनेस कनेक्शन को इंटरमीडिएट में डिफाइन किया हुआ था, बट अभी उसको हटा दिया है। अभी आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में बिजनेस कनेक्शन का जो डेफिनेशन है वो हटा दिया है। बट बिजनेस कनेक्शन होता क्या था कि अगर कोई फॉरेनर है, वो क्या करता है, इंडिया में किसी एजेंट को अपॉइंट करता है, और एजेंट क्या करता है, उस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में अगर कोई ऑर्डर सिक्योर करता है, या उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या उसका स्टॉक रखता है और उसके कहने अनुसार उस स्टॉक की डिलीवरी करता है इंडिया में, तो वो बिजनेस कनेक्शन बन जाता था, और नॉन रेजिडेंट का उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से कोई इनकम होता था, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता था। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉन रेजिडेंट का अगर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन की वजह से कोई इनकम होता है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, या फिर इंडिया में कोई एसेट है, या इंडिया में कोई सोर्स है, या इंडिया में कोई कैपिटल एसेट सिचुएटेड थी और उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे जो इनकम होगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो डेविड वार्नर है, वो फॉरेन का बंदा है, बट इंडिया में उसका एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, या उसने घर बेच दिया, कैपिटल गेन है, तो ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, 4 इनकम ऐसी है जो ये माना जाएगा कि ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया में। 4 इनकम ऐसी है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मींस इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन। सबसे पहला केस, अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया में किसी पर्सन को भेजा, और वो पर्सन इंडिया में क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, गुड्स को परचेज करता है और उसको वापस एक्सपोर्ट कर देता है, तो ये माना जाएगा उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। एग्जांपल के लिए मान लो फॉरेन का कोई बंदा है, सैम करके, यूएसए का, उसने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया, वो क्या करता है, यहां से मान लो चावल है, गेहूं है, वो खरीदता है, और खरीदने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है, तो ये माना नहीं जाएगा कि सैम का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। नो बाबा, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई भी फॉरेनर है, वो इंडिया में मूवी की शूटिंग पे आते हैं, और मूवी की शूटिंग के लिए आता है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म शूट करता है, और वो शूटिंग करके और वो मूवी बना के चले जाते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन गया और मूवी का जितना भी इनकम है वो इंडिया में अक्रू हुआ, ऐसा माना जाएगा। नो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया करके, मींस बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, उसमें कंडीशन है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर वो कंपनी है, तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर नॉन इंडियन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में मूवी शूटिंग का मतलब इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। तीसरा, अगर कोई भी मान लो फॉरेन का कोई न्यूज एजेंसी है, वो इंडिया में क्या करता है, सिर्फ न्यूज को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको फॉरेन में एग्जिबिट करता है, तो ये कोई इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लो एक अल जजीरा करके फॉरेन का न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर है, अब अल जजीरा के मान लो कुछ एजेंट है, वो इंडिया में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इंडिया से न्यूज कलेक्ट करते हैं, व्यूज कलेक्ट करते हैं, और अल जजीरा फॉरेन में उसको एग्जिबिट कर लेता है, उस न्यूज को चलाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई फॉरेन की कंपनी, और वो फॉरेन की कंपनी क्या करती है, अगर कोई अनअसोर्टेड या अनकट डायमंड इंडिया में लेके आती है, और इंडिया में उसको क्या करती है, सिर्फ डिस्प्ले का एक्टिविटी करती है, मींस उस डायमंड को सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले का एक्टिविटी करती है अनकट या अनअसोर्टेड डायमंड को, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो साउथ अफ्रीकन एक फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया में लाती है रॉ डायमंड, और रॉ डायमंड को क्या करती है, डिस्प्ले करती है, और डिस्प्ले करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा ये कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। अब एक और चीज समझना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भैया वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई इनकम होती है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। या इंडिया में कोई भी असेट है, वो आप ट्रांसफर करते हो, भले उसके डॉक्यूमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि सैलरी इनकम फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, वेदर सच इनकम बिफोर और आफ्टर सर्विस रेंडर्ड लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बंदा है, उसने सर्विस इंडिया में दी थी, जॉब इंडिया में करता था, रिटायरमेंट के बाद वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद में वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया। अब एक बात समझना, वो थाईलैंड में बैठे बैठे पेंशन मिल रही है उसको, तो वो पेंशन डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि उसने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी। एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है और उसको अपनी गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे रहा है, और गवर्नमेंट से जो सैलरी मिलती है ना, वो हमेशा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे मान लो इंडिया के बहुत सारे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, वो बाहर इंडियन एम्बेसीज में काम करते हैं। जैसे कनाडा की एम्बेसी में यहाँ के लोग काम करते हैं, तो उनको पैसा कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो उनको सैलरी देगी, वो हमेशा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उनको जो परक्यूजिट और अलाउंसेस मिलते हैं ना, वो 10(7) की वजह से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 7 की वजह से जो भी परक्यूजिट है, अलाउंसेस है, वो पूरे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एक और चीज समझना, अगर इंडियन कंपनी किसी को भी डिविडेंड देगी ना, भले वो इंडिया के बाहर दे रही है, तो भी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो इंडिया के बाहर आपने जाके किसी को गिफ्ट दे दिया,
इंडिया के बाहर आपने जाके किसी को गिफ्ट दे दिया, मतलब गिफ्ट ऑफ एनी मनी मेड बाय रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को दिया है या फॉरेन कंपनी को दिया है या किसी आर बट एनओआर को दिया है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया माना जाएगा। तो मैंने हुआ क्या, एक बात समझने की कोशिश करना। मैं इंडिया से पैसा लेके दुबई गया, अब दुबई में मैंने किसी शेख को गिफ्ट कर दिया, दुबई में मैंने किसी शेख को गिफ्ट किया। अब वो शेख क्या बोलता है कि ये इनकम तो हमारा दुबई में अक्रूड हुआ है, रिसीव भी दुबई में हुआ, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं। बोला ऐसा कैसे? तो अगर मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन है, उसने इंडिया के बाहर जाके किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को या किसी आर बट एनओआर को गिफ्ट दिया पैसा, तो वो भी उस पर्सन रिसीवर के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया माना जाएगा, और सेक्शन 56(2)(10) की वजह से वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा करके। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है करके, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पे आप ध्यान देने की कोशिश करना। ये क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, यहां पे मैं इसका फोटो बनाता हूं, समझने की कोशिश करता कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया अपनी गवर्नमेंट को, या तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का मतलब अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट को, और इस गवर्नमेंट से अगर इस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक नॉन रेजिडेंट ने अपनी गवर्नमेंट को लोन दिया और उस लोन पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो इस नॉन रेजिडेंट को वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर इस नॉन रेजिडेंट ने मान लो किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया, किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया और वो रेजिडेंट पर्सन ने अगर इस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दिया, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मींस नॉन रेजिडेंट ने किसी रेजिडेंट को लोन दिया और वो रेजिडेंट ने उसको जो इंटरेस्ट दिया वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, इन्होंने बोला यहां पे इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इस रेजिडेंट ने वो पैसा लेके इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में लगाया है या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया है, तो फिर इस नॉन रेजिडेंट के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक यूएसए का बंदा है जिसका नाम है लोबो, एक एनआर है जिसका नाम है लोबो और वो यूएसए का है। उसने मान लो अपनी गवर्नमेंट को लोन दिया, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अगर लोबो ने किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया, रेजिडेंट पर्सन का नाम है, एग्जांपल के लिए लेते हैं बीबी सर, मैं रेजिडेंट पर्सन हूं, मुझे लोन दिया और मैंने उसको इंटरेस्ट दिया, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोबो के लिए और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैंने उस पैसे को, बीबी सर ने उस पैसे को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में यूज किया है या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है, तो फिर लोबो के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जाके और मान लो नेपाल में बिजनेस करूंगा, तो मैंने पैसा लोबो से लिया जो नॉन रेजिडेंट है, मैं रेजिडेंट हूं, मैंने लोबो से पैसा लिया और मैंने उसको नेपाल के बिजनेस में यूज कर दिया, तो मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं लोबो को, वो लोबो के लिए फिर डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर ये लोबो ने लोन दिया वो किसी नॉन रेजिडेंट को दिया, मतलब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दे रहा है एंड इस नॉन रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया, उस नॉन रेजिडेंट ने वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस नॉन रेजिडेंट को, इसको वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो जैसे मान लो लोबो है, लोबो ने क्या किया, एक कोई होबो करके है जो कनाडा का है, अब लोबो ने होबो को लोन दिया, मींस यूएसए का बंदा कनाडा के बंदे को लोन दे रहा है, बट वो कनाडा का जो बंदा है होबो, उसने वो पैसा इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो नॉन रेजिडेंट है उसने उस पैसे को कहां लगाया, इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया, तो ही वो इंटरेस्ट इस लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट। एक और चीज बता दो, यहां सिर्फ तभी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा जब ये होबो जो है कनाडा का, वो उसको इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है। मान लो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेता है या इंडिया में इन्वेस्ट कर लेता है, तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ये तभी माना जाएगा जब होबो जो कनाडा का है वो पैसा लोबो जो यूएसए का है उससे लेने के बाद इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है, बिजनेस या प्रोफेशन करता है उसका खुद का पैसे से, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आता है रॉयल्टी और एफटीएस का।
रॉयल्टी एफटीएस का मतलब होता है, रॉयल्टी का मतलब जैसे मान लो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन वगैरह आप देते हो, तो उससे जो पैसा मिलता है, उसके बदले जो पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। एज वेल एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है कि अगर आप कोई टेक्निकल सर्विस देते हैं, मैनेजमेंट सर्विस देते हैं और उससे रिलेटेड कोई पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एफटीएस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब एक चीज समझना, यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, एग्जांपल के लिए वापस वही ले लेते हैं, लोबो। लोबो एक नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया, अब अपनी गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी और गवर्नमेंट ने अगर रॉयल्टी एफटीएस दिया, तो वो लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। या फिर मान लो लोबो ने किसी रेजिडेंट पर्सन को, बीबी सर को कोई ऐसी सर्विस दी और जो कि जिसके लिए रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिला, तो वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन बीबी सर ने उस सर्विस को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में या इंडिया के बाहर के किसी इनकम अर्न करने में लगाया, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब एक चीज समझना, लोबो ने वो सर्विस होबो को दी, और होबो का है नॉन रेजिडेंट है, होबो कहां का है, कनाडा का। अगर होबो को दी तो उस पर्टिकुलर केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब ये होबो ने क्या किया, वो वाला सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया। देखो इंटरेस्ट वाले पार्ट में ये लाइन नहीं जुड़ी हुई थी। इंटरेस्ट वाले में क्या था कि ये जो होबो है ना, वो क्या करता है, उस पैसे को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है, बस इतना था। लेकिन यहां पे क्या है कि जो सर्विस ले रहा है होबो, ये होबो इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाता है वो सर्विस, या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है, इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा करके। ठीक है, तो देखो इन जो इंटरेस्ट है और रॉयल्टी एफटीएस है, उसमें छोटा सा फर्क ये है कि इंटरेस्ट वाले में क्या था कि ये दूसरा जो नॉन रेजिडेंट होबो है, वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में वो पैसा लगाता है, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाता है या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाता है, तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मुझे 35 मिनट्स का टाइम लगा, और ये 35 मिनट्स में अपन ने आराम से इस टॉपिक को रिवाइज किया। इसको आपको कम से कम रिवाइज कितनी बार करना पड़ेगा पता है? कम से कम 10 बार रिवाइज करेंगे, 10 बार इसको सुनेंगे। जहां पे भी आप चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको सुनेंगे, आपके दिमाग में चीजें फिट बैठते जाएगी। और जैसे ही आप इसको रिवीजन लेक्चर को सुन ले, उसके बाद फटाफट फटाफट आप क्वेश्चन मिलाइए, आप एमसीक्यूज करिए। और जब आप क्वेश्चन मिलाएंगे, जब आप एमसीक्यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपका कॉन्फिडेंस है वो वहां इस हाई लेवल पे चला जाएगा। और मैं बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है तो टैक्सेशन का पेपर क्लियर करना है, क्योंकि बाकी दो पेपर इजीली क्लियर हो जाते हैं। मेन जो बच्चे अटकते हैं वो टैक्सेशन में अटकते हैं, और टैक्सेशन में इसलिए अटकते हैं क्योंकि पेपर बड़ा वास्ट है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है टैक्सेशन में। इस बार आपने देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई, जय जुमुलिया, और वो हमारा स्टूडेंट था, और उसने 96 मार्क्स टैक्सेशन में स्कोर किया। 96 किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 96 में तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं करके। ठीक है, सच बोल रहा हूं, 2 बच्चे पास हो जाते हैं 96 में, बट वो बंदे ने 96 मार्क्स स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है। सोचो उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रही होगी, उसका लिखने का तरीका क्या रहा होगा, उसके प्रोविजन कितने अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे, तब जाके उसने 96 मार्क्स इन द टैक्सेशन पेपर स्कोर किया। अगर आप ढंग का स्कोर करना चाहते हैं, एग्जामिशन तो लानी ही चाहिए। एग्जामिशन लाओ, एग्जामिशन लाने के बाद मैं आपको एक ट्रॉफी देता हूं, पता है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिन लोगों को एग्जामिशन आती है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों को एग्जामिशन आई, और एग्जामिशन आती है उनको मैं एक सर्टिफिकेट देता हूं, ट्रॉफी देता हूं। वो सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए, ये आपके लिए मोटिवेशन है। और देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता करके। ठीक है, आपको लगता है कि आपके लिए एग्जाम के कितना टाइम बचा है? बहुत कम टाइम बचा है, और इस टाइम में आप जो है वो 100% पढ़ाई को दे दो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। आप ये समझिए एग्जाम तक आपके लिए वनवास है। राम जी जो थे, राम जी ने 14 साल का वनवास भोगा था। वनवास मतलब जंगल में रहना, वहां पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल सुख सुविधाएं नहीं थी, और उसके साथ उन्होंने, वो तो भगवान थे करके, ठीक है, वो तो राजा थे कहीं पे, बट उन्होंने घर वालों के कहने पे इतना कर लिया था। अपने पापा ने बोला कि ये कर लो, उन्होंने वैसा कर लिया था। क्या आप अपने आप से पूछो, आप कितना वनवास भोग रहे हो? आपने जो आपके टीचर कह रहे हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या उसका आप 100% मान रहे हो? आप क्या वनवास भोग रहे हो? एक बार ट्राई तो करके देखो, 4-5 महीने सब चीजों को छोड़ के तो देखो, एकदम दुनिया से विरक्त होके तो देखो, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा के तो देखो, रिजल्ट जो है वो आपका आएगा करके। ठीक है, जैसे राम आए हैं वैसे आपका भी रिजल्ट आएगा, और ऑब्वियसली आप जो है वो आगे बढ़ोगे और सीए बनोगे, बिकॉज लाइफ में यही 4-5 साल है जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। सो गाइस, गिव योर 100% करके। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी रिवीजन लेक्चर के थ्रू हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।